तो बजट पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है वो खूब जमकर चल रहा है। कल तो विरोध भी दर्शाने की तैयारी में है कांग्रेस। और आपने सुना क्या कुछ कहा जा रहा है मेरे साथ इस वक्त, क्योंकि यूनियन बजट 2024 जो है उसको 2047 के संकल्प के साथ जोड़ा गया है, अमृतकाल का बजट बताया गया है। तो देखिए हमारे साथ बिल्कुल सबसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए खुद, क्योंकि पूर्व में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और अब वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव। स्वागत है आपका पीयूष गोयल जी न्यूज़ 24 पर। सर, क्या टेक अवेज रहे इस बजट के आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोगों ने इस बजट को सराहा है, विपक्ष भले नकारे। 3 बड़ी बातें बजट की। मुझे लगता है अगर बड़ा परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बजट बहुत ही व्यापक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है, बहुमुखी विकास की तरफ बढ़ाता है, अलग अलग पहलू जीवन के एड्रेस करता है, उनके लिए कुछ ना कुछ देश के हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाता है। और एक प्रकार से भारत ने जो अमूलचूल परिवर्तन गत 10 वर्षों में किया है, एक फ्रेजाइल 5 बड़ी कमज़ोर इकोनॉमी से आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। आगे अमृतकाल में विकसित भारत बनने का रास्ता भी प्रशस्त करता है। अगले 3 वर्ष में भारत एक विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उसके लिए भी रास्ता खोलता है। और तेज गति से देश में विकास हो, सामान्य व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचे, हर वर्ग का विकास हो, गरीबों का, मध्यम वर्ग का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, हर एक तक कुछ ना कुछ लाभ पहुंचे। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी सोच है, बड़े सोचने का तरीका है और बिना भेदभाव देश के कोने कोने तक हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम है, वो दर्शाता है ये बजट। अच्छा, क्योंकि हर बार टैक्स से जो आम आदमी होता है उसको बड़ी उम्मीदें लगी होती हैं, तो इस बार जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें हमने देखा वो थोड़ा बदलाव स्लैब में किया गया, उससे थोड़ी राहत। लेकिन कोई ऐसा स्रोत इस बजट में दिखा नहीं जिससे आम आदमी के हाथ में पैसा आए, क्योंकि खर्च तो तभी करेगा। जीडीपी में सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर आम आदमी का जो खर्चा होता है, सबसे बड़ा उसी का कॉम्पोनेंट जुड़ता है एक तरीके से, तो वो नहीं नजर आया। ये कैसे होगा? फिर तो आम आदमी के हाथ कुछ नहीं आया, खाली। ऐसा है कि मात्र इनकम टैक्स एक ही तरीका नहीं होता है व्यक्ति के पास और आमदनी बढ़ाने का। आप एक उदाहरण ले लीजिए, जब 11,11,000 करोड़ केंद्र सरकार खर्चा करेगी, आधारभूत सुविधाओं पर निवेश करेगी, साथ ही साथ राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ और देगी, राज्य सरकार स्वयं का भी निवेश करेंगे, निजी क्षेत्र से निवेश होगा। जब इतने बड़े पैमाने पे निवेश होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो स्वाभाविक रूप से उसका एक बहुत बड़ा अंश लोगों की जेब में आमदनी के रूप में जाएगा। जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम और बल देंगे मैन्युफैक्चरिंग पे, 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, टाउनशिप्स बनेंगे, कई सारे बदलाव किए गए हैं जिससे देश में अलग अलग सेक्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। अब इस सबका जो लाभ है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, मछुआरों के लिए निर्यात के मौके अवसर बढ़ते हैं, इस सबका लाभ, लोगों की आमदनी बढ़ती है, लोगों का खर्चा करने की ताकत बढ़ती है और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन और सरल करना, लोगों के जीवन में रोजमर्रा की अफसरशाही को खत्म करना, डर के वातावरण के क्रिमिनल एक्शन हो सकते हैं उस वातावरण से मुक्ति देना, ये सरकार की प्राथमिकताएं हैं और इसका लाभ सीधा आम आदमी को मिलता है। अच्छा, तो युवा शक्ति की बहुत बात हो रही थी। हमारे यहाँ तो एवरेज एज जो है 28 साल, सबसे युवा देश भारत, प्रधानमंत्री कई बार कई मंचों से कहते भी रहे हैं। तो उस युवा शक्ति को आप चैनलाइज करेंगे, ये बजट में कहा गया है, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, लोन देने के माध्यम से हो, या फिर इंटर्नशिप, जो कहा गया है कि हम 5 सालों के भीतर 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे, उसके बाद स्टाइपेंड भी देंगे, भत्ता भी मिलेगा 5,000 रुपए का। लेकिन फिर इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आप मतलब कहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे? 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ लोगों को आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? 5,000 कम से कम एक कंपनी में, ये संभव है क्या?
ऐसा है, आपने नोट किया होगा कि इसमें हमने कंपनीज को जोड़कर प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट, जो व्यावहारिक हो, कौशल विकास जो उनके सीधा काम में आए, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं पहले वस्त्र विभाग देखता था, उसमें हमारी कौशल विकास की स्कीम है सामर्थ। हमने उसमें देखा कि जब इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में उसको लागू करते हैं तब उसका लाभ सबसे ज़्यादा होता है। सीधा लोगों को कौशल विकास भी होता है और आगे वो लोग ही नौकरी पे रख लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति की पहचान हो जाती है, उसके काम का परिचय मिल जाता है। अभी अभी हमने मुंबई में एक सीप्स में कॉमन फैसिलिटी सेंटर वर्ल्ड क्लास मेगा CFC शुरू किया है। दुनिया में इस प्रकार का किधर नहीं है। वहाँ पे हम जो दिव्यांग भाई बहन हैं, बच्चे हैं, विशेषकर डेफ एंड डम जो बच्चे हैं, उनके लिए कौशल विकास का कार्यक्रम शुरू किया है। आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, अभी 200 बच्चे हैं, आगे चल के सालाना 1500 बच्चे उसमें उनका कौशल विकास इंडस्ट्री करेगी। और उन्होंने साथ ही साथ गारंटी किया है कि उनको वो नौकरी पे भी रखेंगे, और जब उनके कौशल विकास के साथ नौकरी सुनिश्चित हो तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा वो तो सोने पे सुहागा हो गया। तो इस प्रकार से सरकार का मानना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंडस्ट्री के साथ मिलकर जब हम ये योजना को लागू करेंगे तो इसका सीधा लाभ हमारे युवा युवतियों को होगा। कोई टाइम फ्रेम इसको लेकर के सेट किया गया है पीयूष गोयल जी, कब तक? क्योंकि हर बार यही होता है, ऐलान तो जरूर होते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूशन कब होगा वो फिर भविष्य बन जाता है। नहीं मैडम, 5 साल का टाइम फ्रेम है और ये 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए 5 स्कीम्स हैं, जिसमें से एक स्कीम का जिक्र आपने अभी अभी किया, जिसमें 1 करोड़ लोगों को 5 साल के भीतर इस प्रकार का कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अच्छा, आज एक बहुत चर्चा चल रही है ये कि सरकार बचाओ बजट है ये, चाहे आप टीडीपी के संदर्भ में कहें या फिर जेडीयू के संदर्भ में कहें, तो इस पर सरकार का टेक क्या है? ये मजबूरी में दिया गया क्योंकि स्पेशल स्टेटस तो आपने नहीं दिया, लेकिन क्या वाकई ये सरकार को बचाने के लिए दिया गया विशेष पैकेज है? इसे किस तरीके से समझें? विपक्ष को याद दिलाना चाहूंगा, 2014 से ही लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेषकर पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों पर ध्यान दिया है। उनका पहले से मानना है और उन्होंने पब्लिकली कहा है कि जब तक पूर्व के प्रदेशों का विकास नहीं होगा भारत कभी विकसित नहीं हो सकता, विकसित देश नहीं बन सकता, क्योंकि एक सभी प्रदेशों को इक्विटेबल विकास देखना चाहिए। और दक्षिण और पश्चिमी प्रदेशों का जो विकास तेजी से हुआ वो उत्तर पूर्व और पूर्वी राज्यों का नहीं हो पाया। कांग्रेस ने कभी विशेष ध्यान दिया नहीं उस तरफ, इतने वर्षों तक सरकार में। हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों का जो बहुमुखी विकास किया, और इसी प्रकार से बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, आंध्र हो, ये पूर्वी प्रदेशों का विकास हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है। मुझे याद है पावर मिनिस्टर के नाते हमने पावर प्लांट भी वहाँ शुरू किया था। हमने पटना के पुनर्निर्माण के लिए रेलवे से जमीन दिलवाई, जिससे पटना में अच्छी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया। ऐसे लगातार अलग अलग खातों में, अलग अलग विभागों में हमने पूर्वी राज्यों की तरफ विशेष ध्यान दिया। ठीक है, लेकिन एक क्योंकि आप तो जानते हैं बिहार का अगर किसी भी पैमाने पर का पैकेज, जी मंत्री जी, किसी भी पैमाने पर आप बिहार को रखकर देखिए पिछड़ा नजर आता है। आंध्र प्रदेश का मैं वो टेक्निकलिटीज आज चाहती हूं कि जरा प्लीज बताएं कि वो क्या टेक्निकलिटीज हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता या डिनाई होता है बार बार मोदी गवर्नमेंट की तरफ। मैं उस वाद विवाद में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वो मनमोहन सिंह की सरकार के समय ही जब रघुराम राजन जी की रिपोर्ट आई थी, उसी ने कहा था कि किसी भी प्रदेश को कोई दर्जा अलग देके भेदभाव ना किया जाए, जहां पे विकास कम हुआ है उसको विकास की धारा में और तेज गति से विकास करने के लिए सहायता दी जाए। और रही बात आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो कांग्रेस के समय पास हुआ था, हमने उसको पूरा करने का काम किया और पहले भी हम आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता देते आए। जो
कैपिटल के लिए सहयोग देने की बात है, वो पिछली सरकार ने कैपिटल सिटी तय नहीं करी, अमरावती को कैंसिल किया, नई सिटी तय नहीं करी। नहीं सर, आप इसलिए इसी वो बात लाभ के लिए तो पहले जाने पहुंच जाते नहीं पाया। हैं कि 75 साल में जो नहीं हुआ मोदी गवर्नमेंट ने करके दिखाया। मनमोहन सरकार ने क्या किया उस बात को आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं, तो इसलिए ये सवाल तो आपसे बनता है। तो वही तो बता रहा हूं, उन्होंने तो आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट किया बिना सोचे समझे। हमने आंध्र प्रदेश को सम्मान दिलवाया, हमने चाहे वो 2014 से 19 हो, 19 से 24 हो और अब 24 से 29 कंसिस्टेंटली, चाहे वो आंध्रा हो, उड़ीसा हो, बिहार, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, हमने हर योजना में इनको विशेष प्रोत्साहन देने की कोशिश की। अब ये अलग बात है कि पश्चिम बंगाल हमारी कई योजनाओं को लागू ही नहीं करती है। कभी उन्होंने रेलवे के लिए जमीन देना नहीं स्वीकार किया। हम इंडस्ट्रियल पार्क ऑफर करते हैं तो पीएम मित्र पार्क के लिए अप्लाई तक नहीं किया। इंडस्ट्रियल पार्क के लिए कोई योजना हमारे सामने प्रस्ताव नहीं रखा। तो अगर पश्चिम बंगाल की सरकार अपने लोगों को पिछड़ा रखना चाहती है, अपने प्रदेश को पिछड़ा रखना चाहती है, तो वास्तव में ममता बनर्जी ने उसका जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरकार तो पश्चिम बंगाल की तेज गति से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम तो चाहते हैं कि झारखंड में जल्द से जल्द विकास हो। अगर हेमंत सोरेन जी हमें कोई प्रस्ताव ही नहीं लाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी तो हम नहीं उठा सकते। आखिर हमें राज्य के साथ मिलकर ही विकास आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे वो ये कि क्या आप मानेंगे कि आज राहुल गांधी ने कहा कॉपी पेस्ट है ये पुराने कुछ बजट आप लोगों के और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट है, इसे आप मानेंगे? क्योंकि एज इट इज, चाहे महिलाओं को लेकर के वो आरक्षण की बात करते थे, आपने कहा वर्कफोर्स में उनकी भागीदारिता बढ़ाएंगे, इसके अलावा भी कई सारी चीजें गिनवा दी गई कांग्रेस की तरफ से जिस पर आप लोगों ने काम किया है। ऐसा है, देशवासियों का विश्वास कांग्रेस से पूरी तरीके से उठ चुका है। इसीलिए कांग्रेस की पिछले 3 चुनावों में 100 का आंकड़ा भी आज तक पार नहीं कर पाए 3 चुनाव में। और वास्तविकता यह है कि मोदी जी पे लोगों को भरोसा भी है, मोदी है तो मुमकिन है। और वास्तव में आरक्षण की बात वो करते रह गए, हमने कर दिया। ऐसे ढेर सारी चीजें मोदी जी ने की हैं जो कई बार वो कहते थे पर आगे कोई कदम उठाते नहीं थे। उन्होंने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, कोई गरीबी पे प्रहार नहीं किया, गरीब गरीब के गरीब रहे। मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले और आगे चल के हम जल्द से जल्द देश को, सभी गरीबों को मध्यम वर्ग में लेकर एक अच्छे जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की हर चीज पे मोदी जी काम कर रहे हैं। रोटी हो, मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को रोटी मिलती है, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में मकान मिल चुका है, 3 करोड़ और मकान हमारे गरीब भाई बहनों परिवारों को मिले उसकी घोषणा कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में भी 1 करोड़ घरों को इंटरेस्ट सबवेंशन से सहायता मिले आज के बजट में कहा गया है, जिसका लाभ मुंबई, पुणे, नागपुर, दिल्ली सभी शहरों को होगा। तो एक प्रकार से मोदी जी ने रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, रोजमर्रा के जीवन की जरूरतों को पूरा करके व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया और भविष्य के लिए नए उत्साह और उमंग के साथ मेहनत करने के लिए तैयार किया। तो आपने कहा वो करते रहे, वो कहते रहे हमने करके दिखाया, तो फिर वो इंटर्नशिप के मामले में वही एजेंडा है क्या? उन्होंने कहा आपने कर दिया, ये मानने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा लगेगा। इनफैक्ट जी उन्होंने तो बहुत सारी डोल्स की बात की थी, हमने कोई डोल नहीं बात की है। हमने हर एक चीज को कोई सीधा भत्ता नहीं दिया, उसको कौशल विकास के साथ जोड़ा। हमने उनकी बातों को कोई देखा नहीं है। उनकी बातों के हिसाब से अगर देश की अर्थव्यवस्था चलती तो आज भी फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी होती 2014 की तरह, आज भी एक कमजोर अर्थव्यवस्था 11वें रैंक की होती। हमने देश को आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। अगले 3 वर्ष में देश विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और हम विकसित भारत के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ते जाएं। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल, क्योंकि ये पूछे बिना मुझे लगता है कंप्लीट नहीं होगा। आज के किसान
आपकी प्राथमिकता में है, ये जो ज्ञान की आप बात करते हैं उसमें भी प्राथमिकता में है, लेकिन कोई अप्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि आप ये करने, कोई प्रत्यक्ष मदद दिखाई नहीं देती। वो जो 2022 तक था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो न जाने कहां चला गया। आज जब ये कहा गया, जो आप खाद और बीज की बात कर रहे हैं, ये तो तमाम अलग अलग कंपनीज को राकेश जी कहते नजर आए। ये इनकी कंपनीज जिनको ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो ये ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये ऐसे पेश किया जा रहा है, इस पर सरकार का पक्ष क्या है? ऐसा है कि आप थोड़ी जानकारियां निकालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि 2014 के पहले हमेशा फर्टिलाइजर की समस्या रहती थी। क्यों? मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में, जबकि एक समय पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 से 8 गुना बढ़ गए थे फर्टिलाइजर की कीमतें, लेकिन कभी किसान को ना तो महंगा खरीदना पड़ा फर्टिलाइजर, ना कभी किल्लत आई। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी इतने वर्षों में, कभी एमएसपी को 50% उसके किसानों के खर्च से ज्यादा सुनिश्चित नहीं कर पाई। मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि 50% से ज्यादा एमएसपी किसानों को अपने उत्पाद के लिए मिलेगी। ऐसा क्यों है कि मोदी जी के कार्यकाल में कांग्रेस के 10 वर्षों से लगभग 4 गुना ज्यादा एमएसपी पर खरीद किसानों के उत्पादन की मोदी सरकार ने की। ऐसा कैसे हुआ कि आज शुगर केन के ड्यूज समय पे किए जाते हैं, गन्ना किसान आज सड़कों पे आंदोलन नहीं करता है। जी, इथेनॉल के माध्यम से लगभग 80,000 करोड़ अधिक किसानों की जेब में जाते हैं, इथेनॉल के इकोसिस्टम में जाते हैं, जिससे क्रूड ऑयल का आयात भी कम हुआ, फॉरेन एक्सचेंज भी बचा, पर्यावरण को भी लाभ मिला और हमारे गन्ना किसान आज खुशहाली में है। समय पे पैसा मिलता है, पूरा पैसा मिलता है, शुगर मिल सब प्रॉफिट में आ गई हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो आप अलग अलग तरीके से देखेंगे कि मोदी सरकार तट पर रही है किसानों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। सर देखिए, और वैसा ही आगे है। भी हम किसानों के जी, उज्जवल जी। भविष्य को करते रहे। इसे वैसे ही कहा जा सकता है कि आधा ग्लास खाली या भरा तो सत्ता पक्ष को भरा नजर आता है और विपक्ष को खाली नजर आता है, लेकिन मोहर तो जनता जनार्दन ही लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देश की माफ करिए बहन जी, देश की जनता ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं, मैंने बनाया। वही कहा, बिल्कुल मोहर लगा देश दिया की ना, तीसरी जनता बार को भी प्रधानमंत्री कुछ बन गए। अच्छा दिख रहा है। हाँ, और वो तभी हो पाया क्योंकि भारत की जनता उनके कार्यकाल से, उनके काम से संतुष्ट थी। जी, बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी, न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।